डेनमार्क में पहली बार क्यों खुला टॉप सीक्रेट बंकर? यह डेनमार्क का टॉप सीक्रेट बंकर न्यूक्लियर बंकर है। यह ऐसा वैसा बंकर नहीं, यह परमाणु हमले का रक्षक है। पहाड़ी के अंदर मौजूद इस गुफा में पहली बार कैमरा खुला तो क्या क्या दिखा? क्या डेनमार्क को परमाणु हमले का खतरा सता रहा है? सबसे बड़ा सवाल, डेनमार्क किसके न्यूक्लियर निशाने पर है? Third World War was a possibility, and also a Third World War with the use of nuclear weapons. So they built this government bunker. इस टॉप सीक्रेट बंकर, न्यूक्लियर बंकर की तस्वीरों को कहां फ्रेम दर फ्रेम देखा जा रहा होगा? इस न्यूक्लियर बंकर को कहां फॉरवर्ड करके देखा जा रहा होगा? इसे कहां रिवाइंड करके देखा जा रहा होगा? सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए, रूस की न्यूक्लियर फोर्स इस बंकर की लोकेशन को लॉक कर चुकी है। यह बंकर डेनमार्क की पहाड़ी के अंदर 60 मीटर की गहराई में है। यहां बंकरों का ऐसा जाल है जिसे डेनमार्क का पाताल लोक कहा जाता है। इसे शीत युद्ध के दौरान तैयार किया गया था। डेनमार्क के न्यूक्लियर बंकर का यह दरवाजा बरसों बाद खुला है। कई वर्षों बाद पहली बार खुला है। डेनमार्क के इस बंकर का नाम रेगान वेस्ट बंकर है। इसे परमाणु हमले का सामना करने के लिए बनाया गया है। इसके तैयार होने के वर्षों बाद तक डेनमार्क ने बंकर से जुड़ी हर एक जानकारी को छुपा कर रखा था, लेकिन अब इस बंकर को डेनमार्क ने जनता के लिए खोल दिया है। ये पहाड़ी के अंदर बसा डेनमार्क का अदृश्य ठिकाना है। पाताल में बसा एक ऐसा ठिकाना जहां लाइटों की रोशनी से घुप अंधेरा मिट चुका है। ये एक ऐसा अभेद किला है जिसकी गुफाओं का अंत ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलेगा। बंकरों की एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुनिया के किसी भी देश की स्पेशल फोर्स चकमा खा जाए। ऊपर पहाड़ी पर अगर बड़ी से बड़ी मिसाइलें भी फट जाएं, तो इसके सन्नाटे में आकर मिसाइलों का शोर शून्य हो जाता है। इस बंकर को पहली बार डेनमार्क के लोगों के लिए खोल दिया गया है। दिखाया जा रहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ कितना पुख्ता इंतजाम है। रेगान वेस्ट नाम का यह बंकर साल 1968 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें 350 लोगों के रहने की जगह है। This is a nuclear bunker, and here would be living the Danish government, the regent, some press, some communications people, and some people to make everything work, the machines and the ventilation and so on. So all in all, 350 people living in here. बड़ा सवाल, क्या डेनमार्क को रूस से परमाणु खतरा सता रहा है? जब से रूस ने बेरेंट और नॉर्वेजियन सागर में 14 घंटे से अधिक देर तक परमाणु बॉम्बरों के उड़ान का युद्धाभ्यास किया था, तब से नॉर्डिक देश सावधान हो गए हैं। रात के अंधेरे में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की इस उड़ान को नॉर्डिक देश परमाणु युद्ध की सीधी चेतावनी के तौर पर क्यों देख रहे हैं? डेनमार्क के सबसे बड़े डर की वजह देख लीजिए। रूस ने अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160 को बेरेंट सागर के ऊपर उड़ाया है। रूस ने 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ाया है। इस अभ्यास में रूस Tu-160 के साथ MiG-31 को भी शामिल कर चुका है। Tu-160 रूस का अहम परमाणु बम वर्षक विमान है। रूस ने जब से इसका वीडियो जारी किया है, पूरे नाटो में खौफ की लहर दौड़ गई है, क्योंकि रूस के ये ऐसे बम वर्षक विमान हैं जिनके जरिए रूस किसी भी देश पर परमाणु बम से हमला कर सकता है। ऐसे ही विमानों का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन युद्ध में भी कर चुके हैं। रूस की तरफ से भले ही ये कहा गया कि ये विमान में ईंधन भरने का अभ्यास था, लेकिन नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ान भरकर रूस ने सीधे सीधे 4 देशों को चुनौती देने की कोशिश की है, क्योंकि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के हवाई मेल ने पुतिन को टेंशन में ला दिया है। रूस से मुकाबला करने के लिए इन 4 देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब 4 देश के लड़ाकू विमान एक साथ मिलकर रूस को जवाब देंगे।
अब इन चारों देशों ने एक साथ रूस से मुकाबला करने का फैसला किया है। साथ मिलकर एक दूसरे के आसमान की हिफाजत करेंगे। अगर चारों देशों में किसी भी देश की हवाई सीमा में कोई हरकत हुई तो चारों देश मिलकर जवाब देंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही इन चारों देशों को हमले का डर सता रहा है। रही सही कसर रूस के लड़ाकू विमान पूरी कर देते हैं। रूस के फाइटर जेट कभी फिनलैंड के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, कभी स्वीडन को डराते हैं, कभी नॉर्वे की निगरानी करते हैं तो कभी डेनमार्क को डराते हैं। रूस से आने वाले खतरे को देखते हुए इन चारों देशों ने बहुत बड़ा फैसला किया है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त नॉर्डिक वायु रक्षा समझौता किया है, जिसका मकसद है रूस से बढ़ते खतरे का मुकाबला करना। इसके लिए करार में 3 बड़े फैसले किए गए हैं। पहला फैसला संयुक्त कमान और नियंत्रण, दूसरा फैसला संयुक्त हवाई क्षेत्र निगरानी, तीसरा फैसला संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास। इस समझौते को स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के वायुसेना कमांडरों ने मिलकर किया है, जिसे नॉर्डिक हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी पहल बताया जा रहा है। संयुक्त नॉर्डिक वायु रक्षा समझौता पर चारों देशों के वायुसेना प्रमुखों ने दस्तखत किया है। फिनलैंड के वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल जुहा-पेक्का केर्नेन, स्वीडन के मेजर जनरल जोनास विकमैन, नॉर्वे के वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल रॉल्फ फोलन और डेनमार्क से एयरफोर्स चीफ मेजर जनरल जान डैम ने मिलकर इस करार को असली जामा पहनाया है। कीव से करीब 2300 किलोमीटर दूर रूस का बॉम्ब शहर। जहां इस हथियार फैक्ट्री में आग लगी तो मॉस्को में मातम पसर गया। पुतिन टेंशन में आ गए, लेकिन इस आग से ज़ेलेंस्की और बाइडेन के कलेजे को बड़ी ठंडक पहुंची। इस फैक्ट्री की ऐसी क्या खासियत है जहां आग लगने से पुतिन गम में है और उनके दुश्मन बेइंतहा खुश? पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। क्या इस आग में यूक्रेन का हाथ है? क्या क्राइमिया के तेल डिपो जलाने के बाद ज़ेलेंस्की की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने रूस में घुसकर पुतिन की बेहद अहम हथियार फैक्ट्री को भी खाक कर दिया है? सच जानने से पहले जरा इस आग पर यूक्रेन की सरकार का जश्न देखिए। इस वीडियो को ज़ेलेंस्की के गृह मंत्री के सलाहकार एंटन गेराश्चेंको ने शेयर किया है। करीब 7 सेकंड के इस वीडियो को दुनिया तक पहुंचाकर यूक्रेन की सरकार इतनी खुश है कि मानो उसने रूस से जंग फतह करने का 7वां दरवाजा तोड़ दिया। ये हथियार फैक्ट्री पुतिन के लिए कितनी अहमियत रखती है, आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। अभी आपके लिए जानना यह जरूरी है कि यह हथियार फैक्ट्री है कहां। तो ये हथियार फैक्ट्री मॉस्को से करीब 1500 किलोमीटर दूर पॉम शहर में है। पॉम शहर मध्य रूस में है, यानी बेहद सोच समझकर इसकी जगह चुनी गई है। लेकिन इस बेहद अहम हथियार फैक्ट्री में 29 अप्रैल की रात करीब 8 बजे अचानक आग लग गई और फिर देखते देखते आग का दायरा काफी दूर तक फैल गया। धधकती आग और धुएं के गुबार से ऐसा कोहराम मचा कि पॉम से मॉस्को तक सनसनी मच गई। आप इतना जान लीजिए कि इस हथियार फैक्ट्री के खाक होने से रूस और यूक्रेन में जंग की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। क्योंकि अमेरिका के जिस हिमार्स के बलबूते ज़ेलेंस्की की सेना रूस की ताकतवर फौज से खुद का बचाव कर रही थी, पलटवार कर रही थी, रूस की इस फैक्ट्री में उस हिमार्स से भी पावरफुल हथियार बनते थे। ये रूस की इकलौती फैक्ट्री है जहां हिमार्स को जवाब देने वाले MLRS बनाए जाते थे। इस हथियार और इसे बनाने वाली फैक्ट्री से ज़ेलेंस्की के मददगार इस कदर दहशत में थे कि इस पर पाबंदी लगा दी गई थी।
सेंट्रल रूस के पॉम शहर की ये वही PJSC मोटोवेलिका प्लांट फैक्ट्री है जो नाटो देशों की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी, लेकिन अब आग लगने से इस फैक्ट्री के बर्बाद होने का अंदेशा है। रूस की सरकार के मुताबिक आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया गया। क्रेमलिन का दावा है कि आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि PJSC मोटोवेलिका प्लांट रूस की इकलौती फैक्ट्री है जहां मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS बनाए जाते हैं। यहां टॉर्नेडो S और टॉर्नेडो G जैसे MLRS का निर्माण होता है। रूस के इन हथियारों में 120 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना लगाने का मादा है। मौजूदा जंग में MLRS का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। ये यूक्रेन के खिलाफ रूस के अचूक हथियारों में से एक है। हथियारों के जानकार रूस के टॉर्नेडो S और टॉर्नेडो G को अमेरिका के हिमार से कहीं ज्यादा ताकतवर मानते हैं। इन हथियारों और इसे बनाने वाली फैक्ट्री से यूरोपियन यूनियन इतने दहशत में आ गया कि दिसंबर 2022 में इसे बैन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ बने हथियार यूक्रेन की जंग में नाटो के हथियारों के लिए काल साबित हो रहे थे। लेकिन अब यहां आग लगने से ज़ेलेंस्की के 50 से ज्यादा मददगारों ने राहत की सांस ली है। यूक्रेन की जंग में रूस नाटो के हथियारों से अकेले मुकाबला कर रहा है। दावे चाहे जो भी हो, लेकिन सच ये है कि ज़ेलेंस्की के हथियार गोदाम खाली हो चुके हैं। नाटो की सप्लाई की रफ्तार धीमी हो चुकी है, जबकि रूस है कि उसका जोर हथियारों के उत्पादन को दोगुना करने पर है।